हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी ट्यूब में। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हम लोग पिछले एक क्लास पढ़ चुके थे कि जिसमें देखे थे कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में डिफरेंस देख चुके थे कि पॉलिटिकल साइंस जहां एक बहुत ज्यादा सिद्धांत और विचारधारा का कलेक्शन है, एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, और उसी को जब प्रैक्टिकल स्वरूप में हम लोग लागू करते हैं तो पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। मैंने सिद्धांत और विचारधारा का ही प्रैक्टिकल स्वरूप जब उसको देश की राज्य व्यवस्था को रन करने के लिए लागू करते थे तो उसको पॉलिटी पढ़े थे दोस्त। तो जब किसी देश का राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे तो उस राज्य व्यवस्था में देखे थे कि वो राज्य व्यवस्था कैसे चलेगा, माने किसी देश का पॉलिटी है तो चलेगा किस तरह से, संविधान के द्वारा चलेगा। तो संविधान के द्वारा चलेगा तो उस संविधान होना चाहिए, और उस संविधान क्यों होना चाहिए तो आपको बताया था एग्जाम्पल लेके कि किस तरह से किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट का एक नियम होता है कि लड़की आगे बैठेगी, लड़की अलग निकलेगा, स्टूडेंट अलग निकलेगा। तो एक नियम होता है दोस्त, अगर वो नियम न रहे तो बच्चा इधर से उधर निकलेगा और कभी गलती भी हो सकता है, समझ रहे, अव्यवस्था फैल जाएगा। तो समाज में अव्यवस्था फैलने से रोकने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। तो वो संविधान एक प्रकार का समझिए एक विस्तृत दस्तावेज है जिसमें नागरिक का अधिकार और सरकार का कर्तव्य का विस्तृत रूप से वर्णन है दोस्त। तो उसी संविधान में हम लोग देखे थे कि एक किताब है जिसमें 395 अनुच्छेद है, और एबीसी करके देखिएगा तो अभी के समय में 450 से भी पार अनुच्छेद है, 25 भाग में बटा हुआ है। तो इस तरह से अनुच्छेद है दोस्त, और उसके बाद में पूरा संविधान के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और उसी अध्ययन करने से पहले हम आपको बताए थे कि संविधान का इतिहास जानना है दोस्त। हम लोग का संविधान बना कैसे, संविधान का इतिहास होगा, संविधान का विकास हुआ है दोस्त। पहले कुछ और था, फिर संविधान हम लोग का विकास, उससे पहले राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, राजशाही शासन होता था। तो लोकतंत्र और गणराज्य का जो आधुनिक राज का तत्व था उसको एक्सेप्ट करते हैं और संविधान का हम लोग विकास करते हैं। और वही संविधान किस तरह से विकसित हुआ हम लोग का समाज में, देश में, उसी को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको जानने से पहले दोस्त हम लोग बैकग्राउंड, इसको चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या भारत का संवैधानिक विकास, या भारत का संविधान का इतिहास भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको जानने से पहले दोस्त आपको पता होगा कि संविधान मुख्य रूप से भारत का संविधान का विकास होता है, जानते हैं, अंग्रेज आता है तब। अंग्रेज के आने से पहले हम लोग यहाँ राजा महाराजा शासन किया करते थे। राजा अपना हिसाब से नियम बनाता था, अपना हिसाब से शासन करता था, उसमें नियम कानून दंड भी अलग टाइप का होता था। तो इस तरह से पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो बना वो ब्रिटिश के आने के बाद बना दोस्त। तो किस तरह से शुरू होता है ब्रिटिश के आने के बाद संविधान का विकास, उसी को आज हम लोग देखते हैं। तो पहले बैकग्राउंड में देखते हैं, जो संविधान का विकास हुआ उसका बैकग्राउंड देखिए, क्या बैकग्राउंड में चल रहा था घटना। आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में दोस्त, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी था जो अंग्रेज का, भारत में व्यापार करने के लिए वहां की महारानी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से एक चार्टर लेता है और बोलता है कि जो व्यापार पर एकाधिकार हमको दे दिया जाए, प्रदान किया जाए, और मैं जो केप ऑफ गुड होप था उससे पूर्व के साथ पूरा व्यापारिक एक अधिकार उसको मिल जाता है और व्यापार करना शुरू करता है। आपको ये सब क्लास, मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास का लेक्चर अपलोडेड है, उसको भी देखिएगा तो क्लियर होगा ज्यादा, कि मॉडर्न हिस्ट्री में मैं पीछे बहुत सारा लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए किस तरह से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्त व्यापार करने भारत आया था। अब 1600 ईस्वी में व्यापार करने आया था तो क्या लेके आया था दोस्त, चार्टर लेके आया था। कौन पास किया था, वहां इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, जो ये चार्टर पास की थी। चार्टर क्या था, चार्टर एक प्रकार का लाइसेंस था तो दोस्त जो कंपनी को मिला था महारानी के द्वारा, और ये लाइसेंस था, लाइसेंस बोलता था कि तुम केप ऑफ गुड होप से पूरब में तुमको व्यापारिक एकाधिकार मिलेगा। शुरू में तो 15 साल के लिए मिला था, लेकिन किस तरह से कंपनी आगे इसको बढ़ाते जाता है, महारानी को, संसद को घूस करप्शन दे दे के अपना एकाधिकार बढ़वाते चला जाता है, उसी को आगे देखते हैं। तो चार्टर को मिल गया, व्यापार करने भी भारत में आ गया, व्यापार भी करना शुरू किया। इसी तरह से आगे देखे थे कि किस तरह से 1764 का बक्सर का युद्ध कंपनी लड़ता है दोस्त, बंगाल के खिलाफ 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और वो बक्सर का युद्ध में आपको पता है अंग्रेज का विजय हो जाता है। जब अंग्रेज का विजय होता है तो 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ था, और उस इलाहाबाद के संधि में देखे थे हम लोग कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गया था दोस्त। दीवानी अधिकार का मतलब होता है सिंपल सा कि कर वसूलने का अधिकार मिल गया, कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र से आप राजस्व का वसूल कर सकते हैं, कर का वसूली कर सकते हैं। तो इस तरह से कर वसूली का जब अधिकार मिल गया तो समझिए कि वो भारतीय राजनीति में अब इंटरफियर करना शुरू करेगा। और यहीं से कंपनी क्या करा था, द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया था 1765 ईस्वी से बंगाल में। और द्वैत शासन प्रारंभ करने के बाद कर का कारभार, कर वसूलने का काम खुद करता था, प्रशासन चलाने का
पूरा उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब पर थोप दिया था। इस तरह से पूरा शासन चलना शुरू होता है दोस्त। कंपनी का शासन लगभग 1765 ईस्वी से शुरू हो जाता है और कंपनी भारत में शासन भी करना शुरू कर देता है। आपको पता है शुरू में व्यापार करने आया, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद से कंपनी शासन भी करना शुरू कर दिया। जब कंपनी शासन करना शुरू करता है तो कंपनी आप समझिए कि भारत को लूटना शुरू करता है। जब द्वैध शासन लागू किया था ना दोस्त, तो उसमें इकोनॉमिक ड्रेन करना, जिसको बोलते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी दिए हैं, वो धन बहुत इकट्ठे रूप से समझिए कि ले जाना शुरू करता है भारत से। और वो धन जब बहुत ज्यादा कमाना शुरू करता है तो इंग्लैंड में एक परिस्थिति डेवलप होता है 1760 ईस्वी के आसपास। वहां बहुत सारे लोग थे, पढ़े लिखे लोग जब डेवलप होने लगे तो वो लोग को लगा कि यार ये इंग्लैंड का ही कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है, उसको सरकार इतना अधिकार दे दिया है कि भारत में जाके व्यापार करो और वहां से बहुत सारा पैसा कमा रहा है। और उसका जो अधिकारी है जैसे रॉबर्ट क्लाइव था, तो वो जब 34 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड वापस लौटा था तो बहुत ज्यादा पैसा उसके पास था। और तो उसको देख के बहुत सारे इंग्लैंड के आसपास के जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको जलन होने लगा कि क्या कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, बहुत अमीर होकर भारत से लौट रहा है, ऐसा मौका हम लोग को क्यों नहीं सरकार दे रहा है भाई। तो इंग्लैंड में जब वोटर, वहां का जो वोटर था, संसद में जब चुनाव होता था तो वहां का जो वोटर था इंग्लैंड का, वो सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया दोस्तों। सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया कि कंपनी को क्यों केवल फायदा दे रहे हैं, हम लोग को भी कुछ फायदा मिलना चाहिए ना। भारत में इतना ज्यादा धन लूटा जा रहा है तो उसमें हम लोग को भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो अब सरकार क्या करता है, सरकार बोलता है कंपनी को कि भाई देखो अब यहाँ का जनता आंदोलन कर देगा अगर हम कोई कदम तुम्हारे खिलाफ नहीं उठाएंगे तो सरकार बोलता है, वहां का संसद जो है तो 1767 ईस्वी में इंग्लैंड में संसद क्या करता है, एक कानून पास करता है। और कानून पास करता है और बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि 4 लाख पाउंड कंपनी को बोलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि तुमको सालाना देना पड़ेगा एक राजस्व के रूप में। तो और तुम भारत के साथ व्यापार करते रहोगे, एक अधिकार रहेगा तुम्हारा भारत के साथ व्यापार करने में। तो कंपनी राजी हो जाता है, सोचता है चलो बहुत ज्यादा हमको मुनाफा हो ही रहा है तो हम 4 लाख पाउंड आपको सरकार को दे देंगे और हमारा ही व्यापारिक एकाधिकार बने रहने दीजिएगा। तो इस तरह से बात तो दबा दिया जाता है उस समय के बात को, वोटर के आंदोलन को, और बोला जाता है कि चलो ठीक है 4 लाख पाउंड तो कंपनी से सरकार को मिलना शुरू हो गया। लेकिन देखिए क्या होता है कि उसमें हम लोग देखे थे कि कंपनी में भ्रष्टाचार जाता है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होना शुरू हो जाता है, करप्शन होता है, निजी व्यापार होता है। निजी व्यापार का मतलब यहाँ ये समझिए कि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, वो एक सामूहिक रूप से कंपनी को व्यापार करने भारत में आया ही था। लेकिन उसमें जो अधिकारी नियुक्त थे उनको वेतन बहुत कम दिया जाता था। लेकिन उनको वेतन कम दिया जाता था, उसके बदले उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप कंपनी के व्यापार तो करिएगा ही, लेकिन आप जो अधिकारी कंपनी में है वो आप पर्सनल व्यापार भी कर सकते हैं, निजी व्यापार भी कर सकते हैं, रिश्वत भी ले सकते हैं भारतीय राज्य से। तो क्या होता था कि जैसे में रॉबर्ट क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग्स, बहुत सारे गवर्नर आया तो अमीर बन गया, माने उसका पर्सनल फायदा होने लगा, निजी फायदा होने लगा। तो वो लोग फिर क्या करने लगा, कंपनी के व्यापार पर ध्यान थोड़ा सा घटा दिया और अपना पर्सनल व्यापार को बढ़ाना शुरू किया। इस वजह से वो जो निजी व्यक्ति था वो अमीर होते चला गया और कंपनी क्या होता गया, धीरे धीरे कंपनी को घाटा होने लगा दोस्त। और ये भ्रष्टाचार के कारण, जो भ्रष्टाचार था, निजी व्यापार का अधिकार मिला हुआ था कंपनी के अधिकारियों के, इसके कारण क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी घाटा में चलना शुरू हुआ दोस्त। अब देखिए कि यहाँ संसद 1767 ईस्वी में कानून बनाया था कि हमको 4 लाख पाउंड तुम देना वार्षिक रूप से। और उसके बाद देखिए अब कंपनी खुद घाटा में जा रहा है, भ्रष्टाचार था कंपनी में बहुत ज्यादा, निजी व्यापार के कारण कंपनी खुद घाटा में जा रहा है। और कंपनी जानते हैं सरकार से बोलता है 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के पास जाता है, बोलता है कि सरकार हमको 10 लाख पाउंड का कर्जा दीजिए। 10 लाख पाउंड का ऋण मांगता है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बताइए जो 1767 में कंपनी से पैसा का मांग रखा था सरकार की, तुम हमको पैसा देना, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टा हो गया है दोस्त। उल्टा क्यों हो गया, भ्रष्टाचार और निजी व्यापार के कारण उल्टा हो गया और कंपनी खुद कर्जा में डूब जाता है। और कंपनी बोलता है, ब्रिटिश संसद के सामने जाके हाथ पसार देता है, बोलता है कि 10 लाख पाउंड का हमको कर्जा चाहिए, हमको कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी क्योंकि मेरा घाटा में चल रहा है। तो वहां का संसद बोलता है कि अरे यार ये क्या तुम अजीब कर रहा है, तुमको तो हम भारत में व्यापार करने के लिए भेजे थे कि तुम फायदा कमाएगा और ब्रिटिश संसद को भी तुम कुछ पैसा देगा। लेकिन दिक्कत तुमको, अब तुम हमसे से कर्जा मांगने आ गए हो, लेकिन अब ऐसे काम चलेगा नहीं। अब हम कर्जा तो तुमको देंगे, लेकिन अब तुम्हारा जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाएंगे। आज के समय में देखिए, इसको आज के परिस्थिति से आप कंपेयर कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय में देखिएगा कि पाकिस्तान जब गया था आईएमएफ के पास लोन लेने, आईएमएफ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो दोस्त आसपास के क्षेत्र जो दुनिया में देश है उसको लोन देने का काम करता है। लेकिन वही आईएमएफ कंडीशन लगा दिया क्या पाकिस्तान को, जानते हैं क्या? आईएमएफ बोला कि लोन तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन तुमको जो अपना अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मेरे हिसाब से बनाना पड़ेगा, आर्थिक नीति तुमको मेरे हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो वो प्रेशर बनाता है। तो वही बात यहाँ हुआ,
सरकार तो बोला ठीक है 10 लाख पाउंड का तो तुमको हम लोन दे देंगे, कर्जा दे देंगे, लेकिन तुम अपना नीति जो है मेरे हिसाब से चलाएगा, हम तुमको जो बोलेंगे करेगा। तो कंपनी पर रेगुलेशन करना शुरू किया। कंपनी जो यहाँ शासन कर रहा था भारत में, उसको रेगुलेट करना शुरू करेगा दोस्त, क्योंकि वहां का जनता का भी प्रेशर है ना सरकार के ऊपर। सरकार में संसद भेजा है बना के वहां का जनता, तो वहां का जनता तो सरकार को बोलेगा तुम एक प्राइवेट कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेज दिया है और उसको लोन भी दे रहा है, तुम उससे तुमको कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, हम लोग जो यहाँ है हम लोग को व्यापार करने भी नहीं तुम दे रहा है। तो वहां का जनता भी के मन में भी गुस्सा था, तो इसलिए वहां सरकार जो है रेगुलेशन करना शुरू करता है कंपनी के ऊपर। तो इस तरह से ब्रिटिश जो संसद था, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद, वो क्या कहता है कि कंपनी को जो चार्टर मिला था ना, यहाँ महारानी के द्वारा जो चार्टर मिला था, जो 15 साल के लिए शुरू मिला था, फिर बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ते जाता है, तो कंपनी संसद बोलता है कि जो तुमको चार्टर जो मिला है, लाइसेंस मिला है, उसको हम हर 20 साल पर रिव्यू करेंगे। हर 20 साल पर तुम्हारा चार्टर को रिव्यू करेंगे और वो चार्टर में कुछ न कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हम लगाएंगे। तो इस तरह से कंपनी पर रेगुलेट करना शुरू करता है ब्रिटेन का संसद। अब यही रेगुलेट करना शुरू करता है ना दोस्त, और कब बोला था? हर 20 साल पर बोला था। वही आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। बैकग्राउंड समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, उसके पीछे का इतना बड़ा कहानी था दोस्त। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया जाता है ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, और जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में 1773 का रेगुलेटिंग पास किया जाता है तो उसमें बहुत सारा बदलाव किया जाता है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बदलाव किया जाता है तो कुछ परिवर्तन इंग्लैंड में भी होता है, कुछ परिवर्तन भारत में भी होता है। तो इंग्लैंड में क्या परिवर्तन होता है दोस्त, उसको पहले देखते हैं कि इंग्लैंड में क्या होता है कि जो आपको बताया था कि कोई भी कंपनी को रन करने के लिए, चलाने के लिए एक डायरेक्टर का समूह होता है। कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, और वो डायरेक्टर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के केस में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में शुरू में तो 24 मेंबर का सदस्य का डायरेक्टर था, और उसका नियुक्ति करता था वहां जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, जिसको निवेशक समूह बोलते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाता था, उसको हर साल चुनाव के द्वारा नियुक्ति करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? कंपनी को भारत में रन करवाता था। तो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए एक प्रावधान लगाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। वो प्रावधान क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला कि तुमको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा किसके समक्ष? जो ब्रिटेन का संसद है, 2 कैबिनेट मंत्री थे, वित्त मंत्री और एक विदेश मंत्री। कैबिनेट मंत्री कहां का? ब्रिटेन का संसद के सामने, एक वित्त मंत्री के सामने और एक विदेश मंत्री के सामने, 2 को आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, कि भारत में आप क्या कर रहे हैं। तो राजस्व का रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा और एक राजनीतिक मामले का रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसके सामने? ब्रिटेन के संसद के सामने। उत्तरदायित्व बना दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, तुम्हारा कंपनी है, तुम कंपनी को रन करवाओ और तुम अपना कंपनी का रिपोर्ट ब्रिटिश के संसद के मंत्री, 2 मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के सामने तुमको राजस्व और राजनीति का रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा। और हमारा जो कैबिनेट मंत्री है तुमको रिव्यू करेगा कि तुम सही से भारत में प्रशासन चला रहा है कि नहीं चला रहा है। तो इस तरह से इंग्लैंड में परिवर्तन किया गया था दोस्त। और भारत में क्या परिवर्तन हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा? तो इससे देखिए कि पहला काम की कंपनी पर संसदीय नियंत्रण बढ़ा। ऑब्वियस सी बात है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नाम से ही लग रहा है रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो संसद का नियंत्रण बढ़ने लगा कंपनी के ऊपर धीरे धीरे। और यहाँ क्या किया गया? बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। पद को जो गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, और वो गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। उसमें गवर्नर जानते हैं बंगाल का था वारेन हेस्टिंग्स। 1772 से ही गवर्नर तो था ही, लेकिन वो गवर्नर जनरल बन गया 1773 ईस्वी में, क्योंकि ये कानून आ गया था। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम में कि भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स मारिएगा, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ही प्रथम गवर्नर जनरल बना था 1773 में। और एक गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया। अब एक कार्यकारी परिषद क्या था दोस्त? 4 सदस्य इसमें था। कार्यकारी परिषद का मतलब आज के समय में एग्जीक्यूटिव समझ लीजिए, कार्यपालिका और एक विधायिका। अब एक कार्यकारी परिषद तो बना दिया गया जो सहायता करेगा गवर्नर जनरल को, और इसका काम क्या था जानते हैं? ये नियम भी बना सकता था। ये कार्यकारी परिषद देखिए, कार्यपालिका आज क्या करता है? उल्टा है। आज का सिचुएशन देखिएगा, कंपेयर करिए आज से, कि कार्यकारी परिषद जो है, कार्यपालिका आज क्या करता है? नियम को लागू करने का काम करता है। विधायिका अलग है जो कानून बनाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो कार्यकारी परिषद है, कार्यपालिका जो है, गवर्नर का मदद करने के लिए बनाया गया है 4 मेंबर का। एक नियम बनाने का काम भी कार्यकारी परिषद ही करेगा, लागू करने का भी काम कार्यकारी परिषद ही करेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा ये बात को, यहाँ कार्यकारी परिषद, कार्यपालिका ही नियम भी बना रहा है, लागू भी कर रहा है। एक कार्यकारी परिषद गवर्नर जनरल का मदद करता था, और ये 4 मेंबर होता था दोस्त, और 1 मेंबर तो गवर्नर जनरल खुद थे, 5 को हो गए सदस्य,
और बहुमत के द्वारा यहाँ निर्णय लिया जाता था। तो देख रहे हैं ना किस तरह से संविधान विकास हो रहा है। यहाँ बहुमत का देखिए, बहुमत का यहाँ बात चल रहा था। आज के समय में देखिए कि संसद में बहुमत के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है लोकतंत्र में। तो ये सब सिस्टम डेवलप हो रहा है, संविधान हम लोग का यहीं से विकास हो रहा है दोस्त। तो इस तरह से कार्यपालिका का भी देखिए विकास हो गया है यहाँ पे। तो आज के समय में भी कार्यपालिका एग्जिस्ट करता है हम लोग के पार्लियामेंट में, संसद में। तो इस तरह से कार्यकारी परिषद था दोस्त, सहायता करने के लिए। और क्या किया गया कि मद्रास, बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, उस समय अंग्रेज जानते हैं कहां कहां था? एक बंगाल में तो था ही 1765 ईस्वी से, और एक मद्रास की प्रेसिडेंसी में एक अलग गवर्नर काम कर रहा था और एक बंबई में काम कर रहा था। तीनों अलग अलग काम कर रहा था, ठीक। लेकिन तीनों का आप ध्यान देखिएगा, तीनों का यहां से एक चीज कॉमन से ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों का जो विधायी शक्ति था, विधायी शक्ति दोस्त, कार्यकारी शक्ति नहीं मैं बोल रहा हूं, विधायी शक्ति बोल रहा हूं। विधायी जो कानून बनाने का शक्ति है, ये दोनों का जो बंबई का मद्रास का जो विधायिक शक्ति है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ शुरुआत हो चुका था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंबई थे, मद्रास का जो प्रेसिडेंसी था, वहां का गवर्नर को धीरे धीरे कानून बनाने का अधिकार से वंचित करना का शुरुआत हो गया था। और वो कानून बनाने का अधिकार किसको दिया जाने लगा था? एक कार्यकारी परिषद को, बंगाल के गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिलना शुरू हो गया। यही पॉइंट लिखा हुआ है कि मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और यही जो धीरे धीरे यहाँ शुरुआत हुआ ना विधायी शक्ति देने का, ये देखिएगा कि किस तरह से 1833 के चार्टर अधिनियम में पूरा अधिकार ही विधायी शक्ति का खत्म कर दिया जाएगा। ये जो बंबई और मद्रास का प्रेसिडेंसी है, यहाँ के जो गवर्नर है दो अलग अलग, इसको कानून बनाने का अधिकार पूरा समाप्त हो जाएगा 1833 में। लेकिन इसका खत्म कम करने का अधिकार शुरुआत 1773 में हो गया। यहाँ से विधायी शक्ति अब बंगाल की तरफ जाना शुरू हो गया है। और इस तरह से देखिए, इसी कानून में एक चीज और था, जब देखा गया कि यहाँ न्यायिक भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है, न्यायिक रूप से भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो एक न्यायपालिका का स्थापना करना शुरू किया। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही था कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दिया गया था। और ये सर्वोच्च न्यायालय आज के सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर मत करिएगा, ये दूसरा सर्वोच्च न्यायालय। आज के सुप्रीम कोर्ट जो है 1935 में संघीय न्यायपालिका बनता है, उसके से बना हुआ है दोस्त, प्रावधान है। तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कर दिया जाता है। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे सर इलिजा इम्पे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इस सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में बना था उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर इलिजा इम्पे था। और 3 अन्य न्यायाधीश मिलकर न्यायपालिका का काम करना शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं ना किस तरह से न्यायपालिका का गठन भी भारत में हो रहा है दोस्त। तो इस तरह से यहाँ पॉइंट देखिए। और ये जो थे ना, अब यहाँ दिक्कत क्या हो रहा था समझ रहे हैं? यहाँ न्यायपालिका बना दिया गया, यहाँ कार्यकारी परिषद बना गया, ये कानून बनाना, कानून लागू करने का काम करना शुरू कर दिया और ये न्याय देने का काम करने शुरू कर दिया। लेकिन दोनों का अधिकार क्षेत्र था ना दोस्त, वो पर्टिकुलर रूप से डिफाइन नहीं किया गया कि न्यायपालिका किस क्षेत्र में काम करेगा और एक कार्यपालिका है किस क्षेत्र में काम करेगा। तो समझ रहे हैं ना? अब जब दोनों पावरफुल व्यक्ति है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय भी पावरफुल है, ये भी पावरफुल है, तो दोनों आपस में टकराएगा क्योंकि दोनों का अधिकार क्षेत्र पर्टिकुलर रूप से डिफाइन नहीं था। तो उसके लिए जानते हैं एक सेटलमेंट एक्ट लाया गया 1773। ऑब्वियस बात है, नियम के हिसाब से आना चाहिए था 1773 के बाद 1793 में आना चाहिए था, 20 साल के बाद बोला था। ब्रिटिश का संसद क्या बोला था कि 20 साल पर हम तुम्हारा चार्टर को रिव्यू करेंगे। लेकिन यहाँ 1773 में जो प्रावधान किया गया था तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया। तो गड़बड़ी हो गया तो बीच में ही कुछ संशोधन लाना पड़ा, समझ रहे हैं ना? लाना चाहिए था 1793 में, लेकिन बहुत सारा संशोधन बीच में ही लाना पड़ गया क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया था दोस्त। पर्टिकुलर उसमें डिफाइन नहीं किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का क्या अधिकार क्षेत्र होगा, कार्यपालिका का क्या अधिकार क्षेत्र होगा। तो दोनों आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखिए, एक चीज यहां से सीखिए कि कोई भी चीज आप भी कभी कोई भी काम करने से पहले ये मत सोचिए कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो वो काम करूंगा। जैसे टेस्ट सीरीज देना है तो ये मत सोचिए कि मैं परफेक्ट कर लूंगा पूरा तैयारी तब टेस्ट सीरीज दूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ चीज क्या किया गया, पहले लागू कर दिया गया। चलो ठीक है, लागू करके देख लेते हैं। जब लागू किया गया तो इसको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, उसको आगे सुधार कर लेंगे। तो हम लोग को भी स्टूडेंट लाइफ में भी यही करना चाहिए। टेस्ट सीरीज अभी तैयारी ज्यादा नहीं है, ठीक है, जितना तैयारी है टेस्ट सीरीज देंगे, जितना पढ़े उसी से टेस्ट सीरीज देंगे। गलती होगा फिर आगे अपना नॉलेज को इंप्रूव करेंगे पढ़ाई करके और आगे सुधार कर लेंगे। तो यही स्ट्रेटेजी स्टूडेंट आम जीवन में भी अपनाना चाहिए, समझ रहे हैं ना? ये कभी नहीं सोचिए कि परफेक्ट हो जाएंगे तब करेंगे, परफेक्ट कभी समय नहीं होता है दोस्त, अभी समय जो है वही परफेक्ट है। तो इस तरह से देखते हैं कि क्या गड़बड़ हो गया था 1773 के अधिनियम एक्ट में जो उसका संशोधन किया जाता है। तो गड़बड़ हो गया था, जानते हैं क्या? ये जो सर्वोच्च न्यायालय है और कार्यकारी परिषद, ये दोनों के बीच हमेशा टकराव होता था। सर्वोच्च न्यायालय बोलता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूरा अधिकार हमारा है
और ईस्ट इंडिया कंपनी को हम अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे। कार्यकारी परिषद बोलता था कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हम रेगुलेट करेंगे, हमको भी बनाया गया, यहाँ कानून बनाने का अधिकार है, कानून लागू करने का अधिकार है। तो सर यहाँ बोल दिया गया, क्लियर कर दिया गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा एक कानून पास कर दिया गया और वो कानून पास करके संशोधन एक जिसको 1781 का अधिनियम, जिसको बंदोबस्त कानून भी बोलते हैं, अंग्रेजी में सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं, और इस तरह से सेटलमेंट एक्ट लाया गया और सर्वोच्च न्यायालय को बोला गया कि भाई साहब चलिए ठीक है, आप सर्वोच्च न्यायालय है, अच्छा बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को बोला जानते हैं क्या, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र को छोड़ दीजिए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना कार्यभार है कौन संभालेगा, कार्यकारी परिषद संभालेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र जो इंटरफियर कर रहा था सर्वोच्च न्यायालय कार्यकारी परिषद में, वो इंटरफियर को खत्म कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय को बोला कि तुम कार्यकारी परिषद का कोई भी काम तुम्हारे अधीन नहीं आएगा। और दूसरा चीज, जो सर्वोच्च न्यायालय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बहुत सारे अधिकारी थे, ऑफिशियल थे, उसको भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया और उसको कार्यकारी परिषद के अधीन जवाबदेह बना दिया गया। तो यहां से शुरू होता है, जानते हैं क्या, पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट। आज के समय में नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 50 देखिएगा, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच क्या है, पृथकीकरण है, शक्तियों का बंटवारा है। तो आप देखिए कहां से डेवलप हो रहा है हम लोग का संविधान, इसीलिए बोला गया है भारत का संविधान का विकास है दोस्त। यहाँ 1781 में लाया गया, सर्वोच्च न्यायालय को बोला गया कि आपका क्षेत्र अलग है और कार्यपालिका का क्षेत्र अलग है, और कार्यपालिका ईस्ट इंडिया कंपनी के जितना भी कार्यभार है उसके कार्यभार कहां जाएगा, कार्यपालिका परिषद में जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय को केवल और केवल जानते हैं क्या दे दिया गया अधिकार कि कलकत्ता के आसपास के जो लोग हैं उसका आप न्याय करिए, बस उतना ही काम करिए, आप कंपनी के ऑफिशियल को भी नहीं कुछ कर सकते हैं, कार्यकारी परिषद में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट आपको और यहां हम बता देते हैं कि जो प्रांतीय न्यायालय था, प्रांतीय न्यायालय में जो जजमेंट का काम, न्याय का काम होता था, उसका अपील भी जानते हैं, अपील ऑब्वियस सी बात है, देखिए अपील होना चाहिए कहां, जैसे में अगर मान लीजिए कोई प्रांतीय न्यायालय है दोस्त, अब प्रांतीय न्यायालय का मतलब है कि प्रांत में न्यायालय है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए आज के समय में, जो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रांतीय न्यायालय का अपील क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, माने हाई कोर्ट का भी अपील कहां होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज किया गया था दोस्त 1781 में कि कहा कि नहीं, ये जो हाई कोर्ट है, मान लीजिए प्रांतीय न्यायालय है, उसका अपील जो है ना एक कार्यकारी परिषद में किया जाएगा। कार्यकारी परिषद को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया, बहुत ज्यादा, कार्यपालिका को पावरफुल बना दिया। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि कब सर्वोच्च न्यायालय को कार्यपालिका से अलग किया गया था 1781 के अधिनियम में। और उसके बाद में एक प्रॉब्लम आ गया, सोचा कि चलो इतना से काम नहीं चल रहा है हमको, ये यहाँ भी हम डायरेक्टर को बोल दिए कि तुम रिपोर्ट प्रस्तुत करना राजस्व का और राजनीति का मेरे सामने, तो काम नहीं चल रहा था। तो दोस्त यहाँ बोला क्या जानते हैं, पीट्स इंडिया, एक विलियम पिट नाम का एक वहां प्रधानमंत्री बनता है इंग्लैंड में, और एक कानून पास करता है 1784 का, और उसको बोलते हैं विलियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इसमें क्या किया जाता है, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य दोनों को अलग कर दिया जाता है। जो कंपनी राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य, कॉमर्शियल, जो कॉमर्शियल काम और पॉलिटिकल काम दोनों एक साथ कर रहा था ना, वो दोनों को बोलता है अलग कर दो भाई, कंफ्यूजन हो रहा है, एक साथ करने में प्रॉब्लम आ रहा है। और अलग करके क्या करता है जानते हैं, वाणिज्यिक काम जो है, कमर्शियल काम, कारोबार, जो राजस्व संबंधित जो कारोबार था, वो तो रहने दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को चला रहा था उसके अधीन वाणिज्यिक कार्य रहने दिया, बोला कि तुम इस पर ठीक है करते रहो काम, वाणिज्यिक काम पर। लेकिन जो राजनीतिक काम है, सैनिक काम है, नागरिकता से संबंधित है, कोई युद्ध लड़ना है, कोई आपको भारत में युद्ध लड़ना है, जो राजनीतिक कार्य करना है, तो ये सब एक निदेशक मंडल नाम का एक संगठन बना दिया गया। निदेशक मंडल, जिसको अंग्रेजी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर, 6 सदस्य का एक संगठन बना दिया गया, और ये निदेशक मंडल को बोला गया कि आप राजनीतिक कारोबार को देखरेख करिएगा। अब ये निदेशक मंडल जब बना दिया गया, तो इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चला रहा था उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा, समझ रहे हैं ना, इसका अधिकार को छीना जा रहा है, समझ रहे हैं। पहले एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही डिसीजन ले रहा था कि भारत में कैसे युद्ध होगा, कहाँ क्या राजनीतिक काम करना है। तो अब यहाँ क्या कर रहा है, निदेशक मंडल कौन ला दिया, ब्रिटिश का संसद कह दिया कि निदेशक मंडल भी बनेगा। अब निदेशक मंडल जब बनने का अधिकार आ गया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बुरा लगेगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक चीज से खुश हो जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जानते हैं किस चीज से खुश होता है, सबसे बड़ा पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास एक चीज रह जाता है दोस्त, वो रहता है जानते हैं, सिविल सेवक जो था, सिविल सेवक जो उसमें भारत में प्रशासन को संभाल रहे थे, आज के समय में जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, उसका नियुक्ति करने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही दे देता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था ना, बोलता है कि तुम ही उसका नियुक्ति करना। तो इससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है। देखिए क्यों खुश होता है, कैसा रोल रहता है उसमें, जो सिविल सेवक थे उसका कैसा रोल रहता है, जो इतना ज्यादा खुश होकर यहाँ पे बुरा नहीं मानता है और बोलता है चलो ठीक है निदेशक मंडल बना दो
और राजनीतिक कारभार को संभालेगा। तो आप एक पॉइंट यहां से ध्यान रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया गया था, और वाणिज्यिक कार्य जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन ही रहने दिया गया, और राजनीतिक कार्य निदेशक मंडल के अधीन कर दिया गया। और निदेशक मंडल में दो जो मुख्य कैबिनेट मंत्री थे वो भी सदस्य थे। मुख्य रूप से 6 सदस्य का मेंबर था, और एक सदस्य में कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भी लिया गया था मेंबर। इस तरह से निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया दोस्त इंग्लैंड में। और उसके बाद क्या क्या जानते हैं, कंपनी के अधिकार क्षेत्र, कंपनी के जो अधीन क्षेत्र जितना भी भारत में कंपनी क्षेत्र को कब्जा किया था। भारत में तो जान ही रहे कि लड़ाई कर रहा था इस समय तक, 1784 आ रहा है समय, तो हम लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं आधुनिक भारत में। मैसूर से लड़ाई कर रहा है, मराठा से लड़ाई कर रहा है, बंगाल पर विजय कर चुका है। तो बहुत सारा क्षेत्र जो कब्जा किया था ना भारत में, उसको क्या बोल दिया गया जानते हैं इस अधिनियम में? विलियम पिट बोला कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोला जाएगा। ब्रिटिश पोजेशन बोल दिया गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोल दिया गया कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हो गया। तो समझ रहे हैं, कंप्लीट रूप से अगर देखा जाए ना तो हम लोग को लगता है कि 1858 में 1857 के क्रांति के बाद कंपनी से शासन टेक ओवर किया, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में सोचिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पिट्स इंडिया एक्ट का ऐसा प्रावधान था कि राजनीतिक मामला भी क्या हुआ, कह रहा है कि तुमको अगर भारत में कोई युद्ध भी लड़ना है तो किससे पूछ के लड़ना है? ब्रिटिश संसद से पूछ के लड़ना है, समझ रहे हैं ना? तो ब्रिटिश संसद से पूछ के लड़ना है तो लगभग सारा पावर तो कंपनी का दोस्त यहाँ से धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया था। तो समझ रहे हैं, जब धीरे धीरे कंपनी का पावर पिट्स इंडिया एक्ट में ही लेना शुरू कर दिया, आप प्लस में ये भी बोल दिया कि जो कंपनी का अधीन क्षेत्र है ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हो गया। तो एक प्रैक्टिकल रूप से सोचिएगा ना, तो 1784 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया था, और ब्रिटिश धीरे धीरे ब्रिटिश संसद भारत में बढ़ना शुरू कर दिया था। और केंद्रीयकरण तो चल ही रहा था दोस्त 1773 ईस्वी से। आसपास के जो बॉम्बे मद्रास का प्रेसिडेंसी का पावर भी कम कर रहा था, और बंगाल का पावर बढ़ाते जा रहा था। तो इस तरह से हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखें। एक और है दोस्त 1786 का एक्ट, उसके बारे में देखते हैं कि 1786 का एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि 1786 में जब 1785 में जब वारेन हेस्टिंग्स चल जाता है भारत से गवर्नर जनरल के पद से हटके, तो कॉर्नवालिस नाम का एक गवर्नर जनरल आता है बंगाल में, और वो गवर्नर जनरल आता है तो बहुत सारा माने वो क्लीन वर्क से था, थोड़ा उसके अंदर एटीट्यूड भी रहता है। उसके बारे में एक कहानी जानिएगा उसका स्टोरी की वो अमेरिका के क्रांति में वो हार के आया था। अमेरिका के क्रांति का लीड कर रहा था, अंग्रेज की तरफ से लीड तो कर रहा था कॉर्नवालिस, लेकिन कॉर्नवालिस समझे कि अमेरिकी जो क्रांति हुआ था उसके सैनिक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, और उसके बाद भी उसको समझिए कि एक प्रमोट किया गया। बोला जाता है कि कोई हारा है तो उसको डिमोट करना चाहिए, डिमोरलाइज करना चाहिए, लेकिन वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट बोला कि नहीं चलो ठीक है, तुम वहां से हार के आया ना, वहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम हार के आया, फिर भी तुमको हम भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल बना देते हैं। तो कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है तो 2 डिमांड रखता है। बोलता है कि देखो हमको 2 पावर चाहिए। अब वो पावर क्या चाहिए? गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बनाओ, माने कि जो हम गवर्नर जनरल भारत में बन के जा रहे हैं, कॉर्नवालिस बोल रहा है हमको मुख्य सेनापति बनाओ। अगर कोई युद्ध लड़ना है तो मुख्य सेनापति हमको होना चाहिए। पूरा डिसीजन जो ये कार्यकारी परिषद तुम यहाँ बना के रखा है ना 4 मेंबर का, इसमें बहुमत पर डिसीजन होता है। हो सकता है कि कभी मेरा बात पास हो, कभी नहीं पास हो, तो मुझे मुख्य सेनापति बना दो और मैं डिसीजन लूंगा कि किस तरह से हमको भारत में सैनिक अभियान चलाना है। तो मुख्य सेनापति बना दिया जाता है, मान लिया जाता है इसका बात को, चलो ठीक है कॉर्नवालिस का बात मान लेते हैं। यही 1786 का एक था कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बना दिया गया, और उसके बाद कार्यकारी परिषद जो बनाया गया था, कार्यकारी परिषद चल रहा था, जो मेंबर था, जो सहायता कर रहा था, कानून बनाने का, लागू करने का काम कर रहा था, उसको निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल को। जो गवर्नर जनरल है वो कार्यकारी परिषद के निर्णय को रद्द भी कर सकते हैं। कभी कभी उसमें होता था दोस्त, जो कार्यकारी परिषद का निर्णय कभी कभी गवर्नर जनरल के खिलाफ भी चला जाता था, तो इसीलिए निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार कॉर्नवालिस को मिल जाता है। इस तरह से 1786 का एक्ट देखिए। लेकिन अब मुख्य रूप से एक्ट आना था चार्टर एक्ट, जो कंपनी के एक्ट था। 1773 से 20 साल पूरा हो गया था शासन को, तो 1793 का एक्ट आना था। तो देखिए 1773 में 20 जोड़िए तो कितना आ रहा है? 1793 20 साल पर रिवोक करने के लिए बोला ही था कि 20 साल पर हम रिव्यू करेंगे चार्टर को। तो 1793 का चार्टर कानून आया। चार्टर कानून समझ रहे हैं ना क्यों आया? क्योंकि चार्टर अधिकार को ही रिव्यू कर रहा है। कंपनी का कानून भी कभी कभी बोल देते हैं इसको। इस तरह से चार्टर कानून 1793 में आया, और इसमें बोला गया कि चलो ठीक है, व्यापार, अब कंपनी को बोला कि व्यापारी के अधिकार 20 वर्ष के लिए और बढ़ा देते हैं। कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि ठीक है तुम 20 वर्ष और भी व्यापार कर सकता है, तो 20 वर्ष का व्यापारी का अधिकार बढ़ा दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो यहाँ 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, निदेशक मंडल जिसको बोलते हैं। तो निदेशक मंडल जब बनाया गया था ना इसको, तो बोला गया कि जो निदेशक मंडल के सदस्य और कर्मचारी जो है, सदस्य एवं कर्मचारी का भारतीय राजस्व से भुगतान करना होगा। जो भारतीय राजस्व, भारत में जो पैसा तुम कमा रहा है, कंपनी को बोला कि तुम जो पैसा कमा रहा है
ना, उसी में से वेतन दो निदेशक मंडल के सदस्य एवं कर्मचारी को, और इसी को हम लोग होम चार्ज के रूप में जानते हैं कि होम चार्जेस क्या था, यही सब वेतन के रूप में भी पैसा देता था। और इसको समझ गए ना दोस्त। और उसके बाद देखिए 1813 का चार्टर कानून था। तो 1813 का चार्टर कानून, 1813 का चार्टर कानून को देखिए कि ध्यान से क्या है 1813 का चार्टर कानून कि अब उसके बाद फिर 20 साल हो गया, 1793 में रिव्यू तो कर लिया कंपनी, अब इसमें 20 साल जोड़िए, अब 20 साल के लिए व्यापारिक अधिकार, 20 साल के लिए शासन चलाने के लिए कंपनी को बोल दिया गया है। तो 20 साल के शासन चलाने के लिए बोल दिया गया है। तो इसमें 1793 के बाद कब चार्टर अधिनियम आएगा? ऑब्वियस सी बात है 1813 में आएगा। 20 साल फिर पूरा हो गया है। अब ब्रिटिश संसद बोलेगा फिर से हम तुम्हारा चार्टर को रिव्यू करने आ रहे हैं। तो रिव्यू करने आ रहे हैं तो 1813 का चार्टर कानून आया दोस्त। अब 1813 का चार्टर कानून में जानते हैं क्या बात आया? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक, जैसे में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस तरह से समाप्त कर दिया गया? कंपनी को 1813 का चार्टर जो अधिनियम आया, कानून आया, उसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन और चाय को छोड़ दिया। कंपनी बोला ना कि भाई देखो इतना दिन से हम भारत में शासन किए यार, इतना क्षेत्र को जीते हैं, इतना क्षेत्र को दिए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोला कि तुम मेरा पूरा का पूरा व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर देगा, तो अच्छा बात नहीं है। और क्यों खत्म किया जा रहा था? इस समय भी इंग्लैंड में परिस्थिति औद्योगिक क्रांति का समय आ गया था। वहां का जो इंग्लैंड के व्यापारिक थे ना, वो सब बोले कि ये क्या तुम एक प्राइवेट कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दे दिया कि इंडिया में केवल वही व्यापार करेगा, हमको भी व्यापार करने दो, हमारा भी अधिकार है। क्योंकि वहां औद्योगिक क्रांति आ चुका था दोस्त इंग्लैंड में। तो बहुत सारा व्यापार प्रेशर बना रहा था, व्यापारी जो लोग थे प्रेशर बना रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट पर। और ब्रिटिश संसद पर जब प्रेशर बनाएगा तो वहां का ब्रिटिश संसद कानून बना दिया कि आपका व्यापारिक, कंपनी को बोलता है कि व्यापारिक एकाधिकार आपका खत्म हो गया, व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया। और खत्म हो गया, लेकिन कंपनी को एक ऑफर दे दिया जाता है, बोलता है चलो तुम हमारे लिए इतना बड़ा क्षेत्र जीता, चीन और चाय के छोड़ दिए। चीन के साथ तुम्हारा अभी भी व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा, और चाय के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार अभी भी बना रहेगा। तो ये दो चीज का व्यापार छोड़ दिया गया, बाकी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और इसमें एक पॉइंट आ हुआ था कि धर्म का जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी भी भारत में आने के लिए उतावले हो रहे थे कि हमको कब परमिशन मिलेगा कि भारत में जाएंगे, अपना धर्म प्रचार करेंगे और ईसाई को बढ़ावा देंगे। तो ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने का छूट मिल जाता है 1813 के चार्टर एक्ट में। और उसके बाद में एक पॉइंट और यहाँ याद रखिएगा कि 1813 के चार्टर एक्ट में ही भारत में शिक्षा पर भी खर्च करना शुरू होता है। और 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष कंपनी को बोला जाता है कि आपको शिक्षा पर भारत में खर्च करना पड़ेगा। और एक खुश मत हो जाइए कि 1 लाख रुपया ये खर्च हम लोग के लिए खुश होने के लिए वो कर रहा था, इसलिए कर रहा था क्योंकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में चल रहा था। तो भारतीयों को अंग्रेज बनाना चाह रहा था, दिमाग से अंग्रेज बनाना चाह रहा था कि इसको पढ़ा लिखा के अंग्रेज बना दो और एक भारतीय वस्तु को कम खरीदे। और उसके बाद जो अंग्रेज में औद्योगिक क्रांति हुआ, इतना सारा सामान बन रहा है और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, तो फ्री ट्रेड हो गया ना, बहुत सारे व्यापारी भारत में आएंगे अपना सामान लेके बेचने के लिए। तो अंग्रेज जैसा दिमाग रहेगा तब तो हम लोग को पिज्जा बर्गर, आज के समय में छोले भटूरे माने कि यहाँ खाना शुरू कर रहे हैं ना, चाइनीज खाना खा रहे हैं, विदेशी खाना खा रहे हैं, अपना जो देसी खाना है उसको भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि ज्यादा शिक्षा आ गया है, एजुकेशन बढ़ाओ, इसको ऐसा बना दो कि तुम्हारे यहाँ का जो बेस्ट क्वालिटी नहीं है, हम जो खिला रहे हैं बहुत बेस्ट क्वालिटी है। तो इस तरह से शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा वो अपने फायदे के लिए करना। अब वो जानते हैं कंपनी 1 लाख रुपया तुरंत खर्चा करना नहीं शुरू करता है, ये भी 1 लाख खर्चा करने में उसको बहुत कंजूसी होता है। लगभग 10 साल लग जाता है। 1823 में फिर एक कमेटी बनेगा, उसके बाद वो पैसा खर्चा करना शुरू करता है। तो वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे, वो अंग्रेज बनाना चाह रहे थे, भारतीयों को दिमाग से अंग्रेज बनाना चाह रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से 1813 का चार्टर कानून हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक मुख्य रूप से सवाल आया तो आप लोग सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर 20 साल हो गया, अब 20 साल हो गया ना, 20 साल पर रिव्यू करना था। तो 1833 में फिर चार्टर अधिनियम आता है। अब ये चार्टर अधिनियम 1833 में आता है दोस्त, इसमें जानते क्या करता है? इस समय तक जो यहाँ शुरू हुआ था, बंगाल जो मद्रास से और बंबई से जो विधायी शक्तियां नियम कानून बनाने का अधिकार बंगाल को जो देना शुरू हुआ था, वो यहाँ 1833 में कंप्लीट हो जाता है। पूरा अधिकार खत्म कर दिया जाता है। मद्रास का, बंबई का जो विधायक अधिकार था पूरा समाप्त कर दिया जाता है। बोलता है अब तुमको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अब कानून कौन बनाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। और वो बंगाल का गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बोल दिया जाता है उस समय। 1833 के चार्टर अधिनियम में ध्यान रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोल दिया जाता है। और इस समय केंद्रीयकरण जो है, केंद्रीयकरण पीक पर था, पूरा कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो चुका था दोस्त। और हम लोग समझिए उपनिवेश इसी समय बन चुके थे, पूरा कंट्रोल कर चुका था, पूरा भारत में जितना भी प्रदेश था उस सब पर
ब्रिटिश संसद का कंट्रोल हो चुका था 1833 ईस्वी में। और इसके बाद देखिए कार्यकारी परिषद जो बनाया गया था गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए, उसमें एक विधि सदस्य को भी जोड़ दिया जाता है और प्रथम विधि सदस्य थे मैकाले। और यहाँ ये चीज ध्यान रखिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है, तो उसी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का मौका मिल जाता है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछे कि विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और उसके बाद कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य मैकाले को जोड़ दिया जाता है। और लेकिन मैकाले के बारे में एक ध्यान रखिएगा, विधि सदस्य तो जोड़ा गया था कार्यकारी परिषद में, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसको एक सलाहकारी मेंबर के रूप में जोड़ दिया गया था दोस्त, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। लेकिन अब जो चीन और चाय के साथ यहाँ व्यापार 1817 में उसको छोड़ दिया था व्यापारी एकाधिकार। अब बोला सर, वहां का संसद बोला कि कंपनी अब तुम्हारा काम खत्म, अब जो आपका चीन एवं चाय के साथ ही व्यापारिक एकाधिकार है ना, वो भी समाप्त हो जाता है। अब चीन एवं चाय के साथ ही व्यापारिक एकाधिकार पूरा कंप्लीट रूप से, अगर क्वेश्चन पूछे कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया कब, तो क्वेश्चन आंसर मारिएगा 1813 का। लेकिन अगर पूछे चीन एवं चाय के भी कंप्लीट रूप से व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया या पूर्णतः व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया गया था? 1833 में कंपनी का पूरा व्यापारिक अधिकार जो मिलते आ रहा था एलिजियाबाद के समय से चार्टर अधिनियम के द्वारा, वो सब समाप्त हो गया था दोस्त। तो इस तरह से कंपनी जो है भारत में कंपनी भारतीयों को नियुक्ति का एक समानता के आधार पर करता है। एक चीज और इसमें पॉइंट याद करिएगा, 1833 के चार्टर अधिनियम में जो भारतीय लोग थे ना, उसको अपना प्रशासन में काम करने का मौका प्रथम बार मिला था 1833 के चार्टर अधिनियम में। वो भारतीयों को भी प्रशासन में नियुक्ति करना शुरू कर दिया था, और वो समानता के आधार पर जाति वर्ग के भेदभाव को कम करके। ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ। अब यहाँ से भी खुश था, क्योंकि अब यहाँ जानते हैं क्यों खुश था कंपनी, इतना सारा अधिकार खत्म हो गया फिर भी वो खुश है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिविल सेवक को जो नियुक्ति करने का अधिकार इसके अंदर ही था। अब क्यों खुश हो रहा था उसको अभी देख लेते हैं। अब 1853 ईस्वी में क्या होता है, चार्टर अधिनियम फिर आता है, 20 साल फिर हो गया, 20 साल के लिए यहाँ शासन बढ़ा दिया गया, फिर 20 साल हो गया, फिर 20 साल में चार्टर अधिनियम को रिव्यू करेगा। और ये 20 साल में क्या करेगा जानते हैं? एक पृथक विधान परिषद की स्थापना होगा। ये देखिए कितना दिन के बाद, यहाँ तक क्या हो रहा था, यहाँ से देखिए 1773 से एक कार्यकारी परिषद, एक कार्यपालिका कानून लागू भी कर रहा है, बना भी रहा है। लेकिन 1853 में एक विधान परिषद का निर्माण हुआ, समझ रहे हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी का, लेजिस्लेटिव जिसको आज हम लोग विधायिका बोलते हैं, विधायिका का प्रथम बार यहाँ के सेपरेशन कर दिया गया, पावर को बांट दिया गया, कार्यपालिका अलग काम करेगा, विधायिका अलग काम करेगा। तो इस तरह से पृथक विधान परिषद का स्थापना होता है दोस्त 1853 के चार्टर अधिनियम में। इसमें बोला गया था कि 12 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 6 सदस्य का नियुक्ति हुआ था उस समय। तो इस तरह से देखे हम लोग, और पृथक विधान परिषद की स्थापना हो गया। और उसको जो सिविल सेवा जो हम लोग खुश थे ना, कंपनी अभी तक यही खुश था कि सिविल सेवा का नियुक्ति करने का अधिकार तो मेरे पास ही है। तो सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा यहां से जारी कर दिया जाता है। प्रयास इसका 1833 में हुआ था, लेकिन 1833 में प्रयास को असफल बना दिया गया। और वो सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन के आधार पर होगा। अब कंपनी नियुक्त नहीं करेगा सिविल सेवा को। पहले क्या होता था जानते हैं? जो सिविल सेवक थे उसको एक हैलीबरी नाम का कॉलेज था बंगाल, वहां इंग्लैंड में, उसमें अगर कोई एडमिशन ले लेता है उसी को सिविल सेवक बना दिया जाता था। जो आज के IAS IPS ऑफिसर है, वो बड़ा पद होता था, उसको बना दिया जाता था। और वो जानते हैं हैलीबरी कॉलेज में आपको एडमिशन कब मिलता? कंपनी के डायरेक्टर जब रिकमेंड करता था। समझ रहे, मुख्य रूप से कंपनी के प्रति उत्तरदायी था सिविल सेवक। अब सिविल सेवक कंपनी का रहेगा, तो सिविल सेवक आज के समय में भी जानते हैं कि IAS IPS कितना बड़ा रोल निभाता है देश को चलाने में। तो उसमें भी वो देश को चलाने में बहुत बड़ा होल्ड करता था कंपनी, उसका ही सिविल सेवक था। वो भी अधिकार 1853 में खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा ला दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो विधि सदस्य यहाँ 1833 में जोड़ा गया था मैकाले के रूप में, उसको बताया था वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ से अब 1853 में उसको वोट देने का भी अधिकार दे दिया जाता है। बोलता है वोट भी दे सकते हैं, पूर्ण दर्जा उसको मिल गया। और इस तरह से ये अंतिम चार्टर अधिनियम था दोस्त, कंपनी का ये अंतिम चार्टर अधिनियम था। क्योंकि अब कंपनी का आपको पता है कि इसके बाद में वहां का ब्रिटिश संसद बोलता है कि अब मैं 20 साल आपको नहीं बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मेरा अब कभी भी मैं आपका शासन समाप्त कर सकता हूं, कंपनी का शासन भारत में अब कभी भी समाप्त हो सकता है। तो इसलिए अंतिम चार्टर अधिनियम इसको बोला गया। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1857 का एक महान क्रांति होता है, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। और उसके बाद से डायरेक्ट कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ताज का शासन आ जाता है। और उसके बाद जो संवैधानिक विकास हुआ भारत में, उसको हम एक अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप लोग को अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।